हार्मफुल और फ्रेंड के रूप में देख लेते हैं। हार्मफुल मतलब क्यों मतलब कि हमारे शत्रु के रूप में किस तरीके से है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals। मतलब कि जो सूक्ष्मजीवी हैं वो हार्मफुल रूप से भी बहुत प्रकार से हमारे आसपास है, जैसे कि जो ह्यूमंस में जो बहुत सारे ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में जो डिजीज हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब होते हैं रोगाणु। जो रोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड मीन्स होता है दूषित भोजन, जो कि फूड जो खाना खराब हो जाता है और वो फूड हमने अगर खा लिया है उससे जो होता है उसको बोलते हैं स्पॉइल फूड, संदूषित भोजन। क्लॉथिंग एंड लेदर, बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, बोलते हैं ना कपड़े साफ सफाई हमारे आसपास हमको क्लीनिंग रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखता भी नहीं और वो किसी तरीके से हमारे अगर कपड़ों में आ गया और वही गंदे कपड़े हमने अगर वियर कर लिए हैं क्लॉथ, तो वो हमको बीमारी दे देगा, फिर डिजीज हो जाएगी। एंड लेदर, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब हम तीनों में, ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, तीनों में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर और वेयर वी ब्रेथ। पैथोजेंस किस प्रकार से हमारे बॉडी में आएंगे, जब हमें ब्रेथ लगेगा ना तो इस तरीके से हमारी बॉडी में चले जाएंगे। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जिस तरीके पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं उस तरीके से तीन वेज है। एक तो सांस से, ब्रेथिंग से चले जाएंगे, या फिर वाटर से, या फिर फूड से। Okay, they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animals. Microbial disease they can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease, है ना। तो ब्रेथ वाटर एंड फूड से तो जाएगा, और कुछ डिजीज ऐसी भी होती है कि जिसको हमको इन्फेक्टेड पर्सन के अगर टच कर लिया है, जैसे कि वायरस, कोरोना वायरस जो चल रहा है वो इसी तरीके का है कि किसी को टच करने से या फिर उसका छूटा पानी या फिर उसकी जो चीजें हैं, कपड़े वगैरह हमने पहन लिए उससे हमको हो जाएगी। तो उस तरीके की जो डिजीज होती है उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब संचरणीय रोग होता है संक्रामक। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड्स चोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कि हमको ये सर्दी जुकाम हो रहा है, या फिर हेजा हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो ये सभी, और इसी की तरह जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19 हो गया है, तो ये सभी क्या हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज हो गए। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, fine drops of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. मतलब कि किस तरीके से होगा, जैसे हमने मान लो मुझे ही अभी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर स्नीज करती हूँ, छींक देती हूँ, तो एक छींक के अंदर जो 1000 माइक्रोब्स बाहर आ जाएंगे ना, 1000 माइक्रोब्स जो आएंगे सूक्ष्मजीवी, और वो मेरे पास में कोई अगर पर्सन बैठा है तो वो उसने ब्रेथ ली और उस ब्रेथ के साथ में उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, तो इस तरीके से उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, या एक मतलब कि जो बीमार पर्सन है उस पर्सन से एक हेल्थी पर्सन की तरफ कम्युनिकेट हो जाती है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। रोगवाहक, देयर आर सम इंसेक्ट ऑफ एनिमल्स व्हिच एक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं हमारे आसपास जो कि इसका काम कर देते हैं ना। रोगवाहक, कैरी मतलब किसी को यहाँ से वहां तक कैरी करना, तो कैरीज मतलब कि जो रोगवाहक का कार्य करते हैं, ऐसे भी कुछ कीट है। जैसे कि हमारे घर में वो मक्खी होती है, उसको हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। Each one such carries. The flies eat on the garbage and the animal extract photogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the photogens.
pathogens. However, it's the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of caries in the female Anopheles mosquito. ये इसका फिगर दे रखा है आपको. Which carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act of carries of dengue virus. How can we control the spread of malaria और डेंगू? हमारे घर में जो मक्खियां होती है और अगर वो अनकवर्ड किसी भोजन मतलब कि पहले वो जो हाउस फ्लाई है वो किसी गार्बेज पे बैठी हुई है, मतलब कि कहीं बाहर से आई है और वो कहाँ पे बैठी थी, किसी कचरे में बैठी हुई थी जहाँ सड़ा गला कुछ रखा हुआ था. ओके, वहां से उठ के आई और हमने अगर अनकवर्ड हमारे घर में फूड रखा है जिसको हमने ढक के नहीं रखा है, मान लो वो वहां बैठ गई और वो वाला फूड जो हमने ईट कर लिया तो हमको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी. इसलिए हमको ऑलवेज ये कहा जाता है कि हमारा जो फूड है वो हमेशा अच्छे से कवर्ड करके रखना चाहिए और इसीलिए कि हमको डिसीज ना हो. और इसी तरीके से कुछ और भी होते हैं मॉस्किटोस, मतलब मच्छर भी होते हैं जिसकी वजह से फ्लू वगैरह के फीवर हो जाते हैं. इसको एनाफिलिस मच्छर भी बोलते हैं या फिर जो हमारा हमको जो मलेरिया होता है वो होता है फीमेल एडेस के द्वारा. फीमेल एडेस मॉस्किटो का ही नाम भी एक ही है. मॉस्किटो में भी क्या चाहिए आपको, फीमेल वाला जो एडेस मॉस्किटो है उसकी वजह से हमको क्या हो जाएगा, मलेरिया होता है. यही मलेरिया का रोग वाहक होता है, मतलब कि कैरिज होता है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? मलेरिया और डेंगू को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो आर मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर. सभी मॉस्किटो जो है वो कहाँ पैदा होते हैं, पानी के अंदर. हेंस वन शुड नॉट लेटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. मतलब कि हमको क्या करना है, अगर मच्छर जो है वो पानी में हो रहे हैं तो हमको पानी का इकट्ठा होने ही नहीं देना है. आपको एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर बहुत सारी जो है बीमारियों के नाम दे रखे हैं और वो किस तरीके से होती है, कहाँ से ट्रांसमिट होगी और कौन कौन सी बीमारी है. ओके, जैसे कि ह्यूमन डिजीज जो इसके अंदर सारे ह्यूमन डिजीज दे रखी है आपको, है ना. ह्यूमन डिजीज में एक पढ़ के बता देती हूँ आपको, ये पूरी टेबल जो है वो रीड करनी है अच्छे से. कॉजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एज जनरल. ओके, तो जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर पोलियो हो गया. पोलियो कैसे हो जाए, वायरस से होता है. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर या वाटर. या तो एयर हमने जो ब्रेथ ली है उससे भी हो सकता है या फिर वो पानी से भी ट्रांसमिट हो सकता है. और इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्म में जो प्रिवेंशन है वो क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मतलब कि पहले से ही रोकथाम करना. ओके, कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन. जैसे कि आप ड्यूरिंग कोविड-19 आइसोलेशन का नाम आपने सुना होगा कि उसको कोविड-19 हो गया है, 14 डेज का आइसोलेशन दिया. आइसोलेशन मतलब कि उसको पूरी तरीके से जो भी घर के सदस्य है उससे अलग रखना है. उसका पानी और उसका खाना, उसके कपड़े और सभी एक तरीके से अलग होना चाहिए. यही चीज हमको पोलियो के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मिजल्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, सभी के लिए यही करना होता है. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. मतलब कि जो भी हमको सुटेबल एज में इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो लगवा लेना चाहिए और उसको आइसोलेशन में. इसी तरीके से आपको ये पूरी टेबल है ये पूरी रीड करनी है. अब आते हैं हम इसमें एनिमल में. इन एनिमल्स में कैसे फैलता है, तो जंतुओं में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे डिजीज. तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल अर्थरेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय एन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो इसका नाम है एंथ्रेक्स. ओके, ह्यूमन में भी हो सकती है एंड एनिमल में भी हो सकती है और इसके थ्रू होगी बैक्टीरिया के थ्रू. फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. फूड मतलब कि फूल पका और मुंह पका आपने सुना होगा. अगर ये फूट मतलब कि जो जानवरों एनिमल्स के जो पैर होते हैं ना उसके अंदर कुछ सड़न जैसा या बीमारी लग जाती है और मुंह पका मतलब कि मुंह में जैसे हमारे नॉर्मली छाले होते हैं तो वो जो एनिमल्स के मुंह में भी इस तरीके से कुछ रोग हो जाता है उसको बोलते हैं हम माउथ डिसीज. तो ये जो कैटल में हो जाती है ये किसकी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से होती है. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. बहुत सारे हमारे पास जैसे
गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, एप्पल और अदर में जो है वो दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. She is able to point to for some such plants disease they can be controlled by the use of contain chemical which kill the microbes. मतलब बहुत सारे पौधों में भी ऐसा रोग हो जाता है क्योंकि हम फर्टिलाइजर किसके लिए यूज करते हैं. एक तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो और एक और काय के लिए क्योंकि उनका जो भी अगर उनको डिजीज हुई है प्लांट्स में वो वापस खत्म हो जाए या फिर ना हो. इसके लिए बोलते हैं ना टाइम टाइम पे कि अब ये फसल इतनी बड़ी हो गई है, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया है, तो ये वाला फर्टिलाइजर उसको देना होगा या फिर ये वाली दवाइयाँ को जो डिब्बे लाते हैं छिड़कने के लिए ना, तो वो डिब्बे की जो दवाइयाँ छिड़कते हैं. तो जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में डिजीज हो रही है उसी तरीके से प्लांट्स में भी डिजीज होती है. तो ये कौन कौन सी डिजीज होती है और किस किस में होती है ये आपको यहाँ टेबल दे रखी है. प्लीज रीड दिस टेबल. जैसे रस्ट ऑफ वीट, प्लांट डिजीज का नाम है रस्ट ऑफ वीट. वीट के अंदर जो रस्ट हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है. और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड सीड्स. एक बीच से दूसरे बीच में हो जाएगा या फिर हवा से भी ये रोग फैल सकता है. भिंडी, करेला, इनके अंदर भी वायरसेस से रोग हो जाता है, वो इंसेक्ट होता है. फूड पॉइजनिंग. अब आते हैं हम फूड पॉइजनिंग के ऊपर. फूड पॉइजनिंग का नाम सुना है कभी, शादी में गए, पार्टी में गए, कहीं ध्यान नहीं रहा, किसी बच्चे को मम्मा ने ध्यान नहीं रखा, बहुत सारा कुछ खा लिया है ना. घर आते से वॉमिटिंग होगी या फिर नेक्स्ट डे उसका पेट खराब हो गया है, बहुत सारी वॉमिटिंग आ रही है. तो ये सब किसकी वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग मतलब बहुत सारा खा लिया, वो तो ठीक था लेकिन गलत खाना खा लिया जिसपे जैसे इस तरीके से हाउस फ्लाई आ गई होगी या फिर कोई सा मॉस्किटो बैठ गया हो या फिर जो बना हुआ था वो मॉर्निंग का था, अपन ने नाइट में खा लिया बहुत लेट तक, जिसको हमने फ्रिज में भी नहीं रखा है, तो उस तरीके से हमको फूड पॉइजनिंग हो जाता है. फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. मतलब विषाक्तता जो है, कंजप्शन मतलब कि भोजन, संदूषित भोजन की विषाक्तता. ये आपको दे रखा है. कंजप्शन, विषाक्तता मतलब कि जिसमें कोई पॉइजन जैसा आ जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना अगर, तो वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल तो रहेगा नहीं, तो उसमें कंजप्शन आ जाएगा. और स्पॉइल मतलब आपको पहले बताया संदूषित भोजन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. अब टॉक्सिक मतलब कि क्या, विषैले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीवी जो है वो हमारे भोजन के अंदर कुछ देर के पश्चात टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब विषैले तत्व इसमें पैदा कर देते हैं. ओके, these make the food poisoning causing serious illness and even death. यहाँ तक कि किसी की तो इसमें डेथ भी हो जाती है. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. संदूषित भोजन खाने के पहले हमको थोड़ा रोकथाम उसकी जरूरी होती है. फिर आपका आता है सेकेंड पॉइंट है जो फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि हम खाने को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं ना, सेव करके. मतलब हमारे अगर हमको आज बनाया है और मान लो 6 महीने बाद खाना है, कैसी भी चीज है जो आज बनी है और 6 महीने बाद खाएंगे, है ना. अभी सबके घर में बन रहा है अचार, पिकल, तो वो हमको कैसे बन सेफ रहता है, तो उसके अंदर हम कुछ केमिकल मेथड होती है, कुछ हम उसमें सॉल्ट मिलाते हैं या फिर उसमें ऑयल मिलाते हैं. इससे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में मोस्टली बनती है और उसमें मम्मा इसका यूज करती है, लेकिन हम उसका साइंटिफिक लॉजिक जानते नहीं है. तो आज आपको ये साइंटिफिक लॉजिक जानने को मिलेगा. Food preservation study the common method preservation food in our homes. So we have to save it from the attack of microorganism. Preservation का मतलब क्या, आपको जो रख देते हैं बना के खाना रख दिया तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना है, तो इसका हम प्रिजर्व करते हैं. तो इसकी बहुत सारे मेथड है, जैसे फर्स्ट आ रही है केमिकल मेथड. द सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore they are called preservative. Preservative मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं परिरक्षक. क्या बोलते हैं, परिरक्षक. और कॉमनली क्या यूज करते हैं, केमिकल मेथड में भी हम जो सॉल्ट है और डबल ऑयल जो भी हमारा जो सरसों का तेल आ रहा है या मूंगफली का या फिर सोया का ऑयल है वो ही यूज करते हैं. ओके, we add salt and
पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कि पिकल मतलब कि अचार के लिए भी हम उसके अंदर जो है एडिबल ऑयल एंड सॉइल यूज करते हैं, सॉरी ऑयल एंड सॉल्ट यूज करते हैं। सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, these are also used in the jams and scabs to check their spoilage, मतलब कि ये जो हमने नाम लिए हैं दो, एक तो सोडियम बेंजोइड एंड एक सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये काय के लिए जैम और स्क्वैशेस जो होती है उसके लिए यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के द्वारा और शुगर के द्वारा क्या क्या है, तो कॉमन सॉल्ट का हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, मतलब कि अगर हमको मछली हमने जैसे ही वाटर से बाहर आएगी वो मर जाएगी, लेकिन हमको अगर फिश को आगे के लिए भी यूज करना है, जिस टाइम की अगर फिश की प्रोडक्शन फीडिंग हो नहीं रही है और हमको उस टाइम हमको अगर फिश चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से फिश को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो हमको कुछ ऐसी मेथड होती है सॉल्ट के थ्रू उसको रख देते हैं तो वो प्रिजर्व रहती है। इसी तरीके से फिश होता है, मीट को भी यूज करते हैं ना, मीट के बाद मीट एंड fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Silting is also used to preserve amla, ram mango, raw mangoes and tamarind. साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू, आपने इमली भी देखी है ना, इमली जिस तरीके से आती है टैमरिंड मतलब कि इमली होता है, तो टैमरिंड के सीजन में जब टैमरिंड आती है तो हमारे घर में हम क्या करते हैं, उनके अंदर का जो बीज होता है वो आउट करके टैमरिंड का लड्डू बनाते हैं और उसमें मोस्टली क्या यूज करते हैं, नमक इसीलिए सॉल्ट इसीलिए यूज करते हैं कि उसको लॉन्ग टाइम चला सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना जो भी है वो खराब ना हो पाए। ओके, इसीलिए रॉ मैंगो जो होता है मतलब कि कच्चा अगर आम है तो उसकी भी हम वो चीरा उसका पीस करके और सुखा के और नमक सॉल्ट डाल के इसको रखते हैं। इसी तरीके से शुगर का यूज है, जैसे कि जैम्स, जेली एंड स्पाइसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर रिड्यूस्ड द मॉइस्चर inhibits the growth of bacteria which spoil food. शुगर भी जो है वो जैम्स, जेली इसके अंदर यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर और ऑयल से हम किस प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स spoilage of pickle because bacteria can't live in such an environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. इस मेथड से हम क्या क्या प्रिजर्व करते हैं, तो सब्जियां होगा, फल है, मछली, मांस, इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं विनेगर और इनसे। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसी तरीके से एक और हमारे पास क्या सकता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अपने डेली देखते हो मॉर्निंग इवनिंग आपके घर में क्या होता है, जैसे मिल्क आया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिल्क को मम्मा गर्म करने रखती है, तो उसको हॉट मतलब हीट दे रहे हैं उसको, तो हीट से गर्म कर रहे हैं। और फिर अगर हीट से अगर किसी दिन गर्म करना भूल जाते हैं इसको हीट देना मिल्क को, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। पिकल तो आप किसी के यहाँ बनता है, किसी के यहाँ रेडीमेड यूज करते हैं, लेकिन मिल्क तो हर घर में यूज होता है ना। तो मिल्क का ये भी एक क्या है, साइंटिफिक रीजन है कि उसमें जो माइक्रोब्स है वो हम हीट के द्वारा खत्म कर रहे हैं। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microbes. मतलब कि अगर वो दूध अच्छे से बॉइल हो गया है, उबल गया है, मतलब कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. इसी तरीके से हम अपना फूड जो है वो कहीं में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर रखते हैं। इसमें भी क्या होता है, लो टेम्परेचर पे रहता है तो माइक्रोब्स नहीं पनपते हैं। और एक और मिल्क आता है, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk आता है, ये आपके लिए नया वर्ड है। पास्चराइज्ड मिल्क मतलब कि जो पैकेट वाला होता है ना दूध, वो वाला जो आगे से पैक करके उगाता है, तो वो आपका अगर एक दो दिन ऐसे पड़ा भी रहेगा तो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पास्चराइज्ड है। पास्चराइज्ड मतलब इसको हिंदी में बोले पास्चराइजेशन मतलब कि पाश्चुरीकरण। तो boiling is it free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius
for 50 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, क्योंकि उसको इस तरीके से गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से गर्म करेंगे और फिर एकदम से उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, तो वो इस कंडीशन में आ जाता है कि वो बहुत दिनों तक खराब नहीं हो पाते। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रिजर्व वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। लुईस पास्चर ने इसको खोजा था और इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, these dry fruit and even vegetable are sold airtight packaged to prevent the attack of microbes। आपने बहुत बार देखा है ना कि हमारे जो हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स भी, एप्पल जब नए नए आते हैं वो पैकेट के अंदर, या फिर आपने स्ट्रॉबेरी खाई है जो पैकेटिंग रहती है, तो वो स्ट्रॉबेरी भी क्या रहती है, वो माइक्रोब से बचाने के लिए उनको हम इस तरीके से पैक कर देते हैं। ओके, तो इसको भी स्टोरेज एंड पैकेजिंग, इस तरीके से पैकेजिंग करके भी हम उसको माइक्रोब से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है ना। फिक्सेशन मतलब कि स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स में भी, प्लांट्स के लिए भी नेसेसरी है, हमारे लिए भी नेसेसरी है। तो आपको आगे पता चलेगा कि जो भी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, सबके यूज करने के बाद भी और सबके द्वारा वापस से उसको छोड़ने के बाद भी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो फिक्स रहता है, स्थिरीकरण जो है वो बना ही रहता है एटमॉस्फेयर में। वो किस तरीके से, तो यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th, involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses। मतलब कि जो दलहन वाले पौधे होते हैं वो जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया वो उनके द्वारा यूज किया जाता है। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया दलहन वाले पौधों में ज्यादा रहता है और उसी के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये आपने क्लास 6th and 7th में पढ़ा है। Recall that rhizobium lies in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas with wheat. It has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section। मतलब कि इस तरीके से आपने राइजोबियम रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स विद रूट नोडल्स, ये वाला आपने देखा होगा। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन इनके रूट के द्वारा होता है। जो पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट के अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहता है। नाइट्रोजन साइकिल, our atmosphere has 78% nitrogen gases. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms. As part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmosphere nitrogen can't be taken directly by plants and animals। मतलब कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तक तो नाइट्रोजन रहता है और इस नाइट्रोजन के अंदर भी क्या क्या और भी रहते हैं, सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है। ओके, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग, सजीवों के लिए। और इसके अंदर जैसे प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सभी रहते हैं। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो रहते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द soil fix नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल आपको पूरी दे रखी है ना, आपकी बुक के अंदर भी है नाइट्रोजन साइकिल। तो इसको अपन पढ़ेंगे, कहीं भी एंड नहीं हो रही है और ना कहीं पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे पहला में आपको दे रखा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो अपना नाइट्रोजन खुद से तो बनाते नहीं है ना, तो वो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। ओके, और टेकन नॉट कैन बी डायरेक्टली, इसको टेकन भी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, सॉइल में जो होता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। तो फिर ये पूरा इसको राउंड राउंड यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, इस पेयर के अंदर ये पूरा बताया है कि जो सॉइल है और सॉइल का बैक्टीरियल कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू गैसेस। जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो आपके जो बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल के अंदर वो उनको क्या करेंगे, गैसेस में चेंज कर देंगे। और यही वाली गैस जो है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैसेस है हमारी वो बन जाती है।
फिर ये वाला जो केस है नाइट्रोजन फिक्स इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी फिक्स एटमॉस्फेयर। फिर वापस से जो ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन आल्गी जो है हरे शैवाल जो रहते हैं, हरे नीले शैवाल, ये इनका स्थलीकरण कर देते हैं। जो बैक्टीरिया इन टर्म फिक्स नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है फिर उसको वापस से क्या करता है, नाइट्रोजन यौगिकों में चेंज कर सकता है। इसी तरीके से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल जो है वो अपटेक बाय प्लांट्स, मतलब कि पौधों के द्वारा उनका यूज किया जाता है। फिर वही वाला पौधे कौन रहता है, एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल उनको ईट कर लेते हैं। और नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेथ, एक्सर्शन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन, और पौधों जैसे एनिमल्स की डेथ के द्वारा हमको फिर से क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। कोई नाइट्रोजन कहाँ पर चली जाएगी, वापस से नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल में मिल जाएगी, मिट्टी में। और फिर यहाँ से देखिए अगर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, जो वातावरण की हमारी जो नाइट्रोजन है वो वापस लाइटनिंग फिक्सर, लाइटनिंग के द्वारा भी इसको फिक्स किया जाता है। लाइटनिंग मतलब कि जो तड़ित होता है या फिर जो बिजली चमकना जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। यही सर आपका इसका पहले के अंदर दे रखा है और ये वाला डायग्राम आपको लर्न करना है। ओके, ठीक है, दिस इज योर सेकंड चैप्टर इज कंप्लीट। तो आप इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा, तो आप कंप्लीटली आपके इसके क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन कीजिए एंड पूरा आपका ये कंप्लीट होता है।